So hello everyone, welcome to today's video. Today I have with me Dr. Rakesh, who's a very special guest, and he cracked INI this year with the rank of 61, All India rank of 61. So welcome Dr. Rakesh Mohapatra, welcome to today's video. कैसा लग रहा है भाई? थैंक 61? यू सो मच सर। अच्छा तो लग ही रहा है, 61 आ गया। चलो अभी कुछ तो मिल जाएगा जो चाहिए था। हाँ हाँ, मिल जाएगा 61 पे। तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे यार राकेश, टेल टेल मी अबाउट योरसेल्फ. सर, myself Rakesh, I have done my MBBS from AIMS Bhubaneswar and 2015 batch graduate. I passed my MBBS after completing internship in December 2020. Then for this PG exams, I started preparing from February 2021 onwards. I have joined AIMS Delhi Orthopedics in November 2021 exam. In January session, I joined in 2022. But because हाँ of some situations, I resigned in the month of April in 2022. Then I again started preparing, and today I got something like rank 61. हाँ, तो राकेश had prepared in last year, February से start किया था. राकेश started preparing. And in last year, November, he got a rank of 115, right, Rakesh? 110, 118, 118. 118 in last year, November, INI. And he had joined AIMS orthopedic stuff, but due to some reasons, he thought that maybe the branch or the institute is not fit for him. And then he resigned in April. And so again, he prepared for the INI. And so in this video, basically, I wanted to take Rakesh's interview to tell you guys all what mistakes Rakesh did during his May attempt this year, and how did his learning from that exam help him during this exam. So Rakesh, let's first talk about your preparation last year, 2021 में, since you said that you started preparing from February, last February 2021 and you cracked the exam in November. तो वो पूरी टाइमलाइन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. कब प्रिपेयर किया, पहली रीडिंग कब तक की, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए, रिवीजन कैसे करा, कब करा, क्या क्या रिसोर्सेज यूज किए. जी सर, मतलब जनवरी में हम लोग जैसे कॉलेज खत्म हुआ, लाइक वी पीपल होम इन जनवरी 15-20 आई केम बैक टू माय होम। फिर उसके बाद से फरवरी से मुझे लगा कि चलो मतलब अभी प्रिपरेशन करेंगे, तो मैंने अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट किया पहले, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम में हम लोग के पास से भुवनेश्वर में खाली डैम्स का ही क्लास होता था। तो उसके बेसिस पे मैं कुछ 10-12 सब्जेक्ट्स का मेरा नोट्स कंप्लीट किया था, तो पहले उसको कलेक्ट किया। फिर जो बाकी सब्जेक्ट्स नहीं थे नोट्स, उस पर भी कुछ कुछ मैंने बनाए थे अपने एमबीबीएस में, उसको सब अरेंज किया। फिर मैंने मैरो का क्यू बैंक ले लिया, क्योंकि मुझे लगा सब लोग से रेकमेंड हुआ कि क्यू बैंक ले लो, सही रहेगा। फिर एग्जाम तब डेट आ गया था, मई 8 को एग्जाम था 2021 में। तो मुझे लगा अभी ठीक है, 4-5 मंथ्स है, तो मुझे अभी पहला रीडिंग तो मिनिमम 2 मंथ्स के ऊपर लग जाएगा, अभी पहला रीडिंग खत्म करते। तो मैं 2 रीडिंग अच्छे से करूंगा, फिर जाके मैं एग्जाम दे दूंगा। तो और उसके बीच में अप्रैल 16 को शायद नीट था, तो मेरा पहला प्लान था कि अप्रैल 16 तक मिनिमम मेरा फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए, ताकि नीट के बाद आके जो 10-12 दिन रहेगा उसमें बाकी एक रैपिड रिवीजन करने के लिए। तो मैं क्यू बैंक्स करता रहा, उसके बेसिस पे नोट्स पे सप्लीमेंट करता रहा। और फिर क्या हुआ, एग्जाम पोस्टपोन होते गए। जैसे एग्जाम्स पोस्टपोन होते गए, मे भी वो कुछ कुछ लोगों के लिए वो बून बन गया, ताकि दे प्रिपेयर बेटर। बट मेरे लिए वो इतना काम नहीं किया, बिकॉज कुछ एंग्जाइटी इश्यूज भी रहे। फिर एग्जाम्स को लेकर मैं पढ़ नहीं पाया, और जिसके वजह से क्या हुआ, मेरा टाइमलाइन भी पूरा बिगड़ गया। अब जब जुलाई में एग्जाम हुआ, तो उस एग्जाम के लिए जो जो मतलब मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे, जिसको मैंने प्लान किया था कि चलो लास्ट में मैं करूंगा, वो तो मैं बिल्कुल किया ही नहीं। और जो कुछ वीक सब्जेक्ट्स थे वो मेरे पहले खत्म हो गए थे, वो मैं कुछ भूल गया था। तो मैं लाइक हाफ हार्टेडली एग्जाम का पहला वाला रात था, मैं बिल्कुल सोया नहीं था। अराउंड 1 आवर स्लीप था, क्योंकि स्ट्रेस एंग्जाइटी में चलता रहा। और सुबह एग्जाम हॉल पे अराउंड 40 से 50% क्वेश्चन जो आ रहा था, लेकिन सोया नहीं था। तो उस चक्कर में वो सब क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे। तो जिस दिन एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये एग्जाम मेरा होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे सिली मिस्टेक्स अभी होंगे। फिर तो तो ये था मई लास्ट ईयर का एग्जाम की बात कर रहा था. जी सर, जी सर, मैं लास्ट ईयर तो वो बट जुलाई में जो एग्जाम हुआ था। तो तूने फेब से लेके मई तक फर्स्ट रीडिंग प्लस सेकंड रीडिंग कैसे कर ली थी जल्दी. सर, फेब से लेके मैंने जब फास्ट रीडिंग किया था, तो फास्ट रीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नोट्स थोड़े पुराने रहते हैं, कुछ कुछ चीज अंडरस्टैंडिंग लगता है। तो वो मेरा खत्म होता है अराउंड मार्च 2025 तक। तो फास्ट रीडिंग गया, लेकिन उसमें भी मेरे 12-13 सब्जेक्ट्स ही मैंने अच्छे से रीड किया था। कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट्स थे जिसको मैंने जैसे सुपरफिशियली बस किया था। अनेस्थेसिया हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, मैं बस नोट्स के वही चीज किया था जो कि इंपॉर्टेंट मार्क्स थे पहले से, मतलब कोचिंग में बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पहले पूछा हुआ है, तो वही बस मैंने किया था। फिर तो उसके बाद तो तूने अपनी एमबीबीएस में डैम्स यूज कर रखा था. यू हैड डैम्स एज योर एमबीबीएस कोचिंग, और उसके यस सर। तेरे पास हर सब्जेक्ट के नोट्स थे.
जी सर, जी सर, मेजर सब्जेक्ट के 12-13 सब्जेक्ट के नोट्स थे। जी सर, ठीक है, तो उनको ही तूने इंटर्नशिप में जल्दी से 2 महीने में रिवाइज कर लिया। जी सर। मार इंटर्नशिप के बाद मतलब फरवरी से जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि इंटर्नशिप हाँ। में तो इतना मैंने नहीं पढ़ा था। हम्म। तो वो ही तूने नोट्स जो बना रखे थे वही चीजें रिवाइज, तो वो नोट्स बल्कि थे, छोटे थे, कैसे थे? सर तब तो मतलब वो कोचिंग का इतना सब मतलब जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से नोट्स बल्कि होते जा रहे हैं, वैसा नहीं था। जो भी नोट्स था लाइक मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स थोड़े बल्कि थे, माइनर सब्जेक्ट्स के नोट वो डुएबल थे, मतलब वो नोट्स को आराम से आदमी रीड कर सकता था। तो वो नोट्स वैसा ही था जितना पीजी में चाहिए बस। अच्छा, तो वो जल्दी से तूने 2 महीने में फर्स्ट रीडिंग ले ली, प्लस मई तक एक सेकंड रीडिंग भी हो गई थी थोड़ी थोड़ी। मई तक सर, मतलब अप्रैल 17-18 तक मेरा सेकंड रीडिंग सही चल रहा था। फिर तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा मेरा प्लानिंग भी बिगड़ गया, थोड़ा लैक्स हो गया। फिर सेकंड रीडिंग वहीं से पूरा बिगड़ गया था। फिर जब जून में जब फिर से डेट है कि चलो अभी जुलाई 17 में होने वाला है, तब फिर से मेरी रीडिंग मैंने स्टार्ट किया। लेकिन तब तक जब शेड्यूल एक बार बिगड़ जाता है, फ्लो टूट जाता है, तो बीच बीच का बहुत सारा चीज था जो कि लग रहा था यार ये तो सारा भूल गया, अभी कैसे होगा। तो वो कुछ कुछ करके मैंने बस एग्जाम के लिए कर लिया था। ठीक है, तो जुलाई, लेट्स से चल जुलाई एंड तक तेरी सारे सारे 19 सब्जेक्ट्स की फर्स्ट प्लस सेकंड रीडिंग हो गई थी, राइट? 19 सब्जेक्ट्स का फास्ट रीडिंग हो गया था, 13-14 सब्जेक्ट्स का सेकंड रीडिंग कर लिया था मैंने। अच्छा, और 13-14 सब्जेक्ट्स का तूने फर्स्ट रीडिंग का सोर्स था तेरा डैम्स के तेरे खुद हैंड रिटन नोट्स? यस सर। और जो सब्जेक्ट डैम्स में नहीं थे वो कहाँ से पढ़े थे, वो कैसे पढ़े थे? तो जो जो सब्जेक्ट एग्जाम्स में नहीं थे वो सब्जेक्ट्स कुछ कुछ मैंने मैरो से कर लिए थे। और कुछ कुछ जो मैंने नहीं लिखे थे, मेरे दोस्त थे वो जेरोक्स ले लिया था, और मैरो का क्यू बैंक तो कर रहा था, तो उससे इनपुट्स में ऐड करते जाता था। तेरे पास मैरो का बस क्यू बैंक था, प्लान सी नहीं था? नहीं सर, प्लान सी मतलब दोस्तों से कभी कभी लेके देखता था, लेकिन मेरे पास क्यू बैंक था जो मैं प्रॉपरली यूज करता था। ठीक है, ठीक है। हाँ, आई थिंक अगर आप इंटर्नशिप में, आपके पास 1 साल है प्रिपरेशन का, आप टारगेट कर रहे हो 1 साल, तो आई थिंक उस टाइम पर तो क्यू बैंक वाला ही सबसे यूजफुल मॉड्यूल है इसमें ना, क्योंकि आप उसमें प्रीवियस ईयर्स भी आ जाते हैं, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक भी आता है। रिसोर्सेज तो आपको फ्रेंड से मिल जाते हैं, नोट्स ऑनलाइन टेलीग्राम पर मिल जाते हैं नोट्स, अब तो उसके लिए आई थिंक पूरा प्लान लेने का जरूरत नहीं है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो फिर तेरा नवंबर में तूने रिवाइज कैसे किया, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? सर मतलब जुलाई एग्जाम जब हो गया था, फिर मैं एग्जाम पे जब एग्जाम दिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैंने पीओआई क्यूज कुछ नहीं किया था। मतलब आई नहीं किया, मैंने पीओआई क्यूज कुछ नहीं किया था। इवन लास्ट नवंबर में भी जो पूछा था वो भी मैंने नहीं किया था, तो जिसकी वजह से डायरेक्ट रिपीट्स पे मेरे मिस्टेक्स होते गए। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि पीओआई क्यूज को प्रॉपरली करना चाहिए। तब मुझे ओरिएंटेशन आया कि आईएनआई एग्जाम इज मच डिफरेंट कंपेयर टू नीट। नीट में पीओआई क्यूज का जितना वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं रहता, आईएनआई में उसका इंपॉर्टेंस बहुत रहता है। टॉपिक्स बहुत रिपीट होते हैं। 80% एग्जाम तो पीवाईक्यू के टॉपिक्स के अराउंड पे ही पूरा बिल्ड हो जाता है। तब मुझे हम्म। रियलाइज हुआ। फिर मैंने नवंबर के लिए सबसे पहले प्लान किया कि अब तो रीडिंग सब कर चुका हूँ, वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पता है, वीक एरियाज पता है, उसको करना है। उसके साथ हर दिन पीवाईक्यू में से कुछ कुछ मुझे करना है। उसमें से जो इनपुट्स मिले वो मुझे ऐड करना है। तो मेरा गोल था कि अगस्त से नवंबर तक 2 रीडिंग, एक रीडिंग पूरा आराम से करना है, ताकि उसमें अंडरस्टैंडिंग फिर बिल्ड होते जाए। लास्ट रीडिंग जो रहेगा लास्ट 20-22 दिन में, रैपिड रिवीजन की तरह मुझे एक बार सारे नोट्स को एक बार पलटना है, ताकि सब चीज एक बार वो पिक्टोरियल मेमोरी दिमाग में बन जाए, ताकि एग्जाम में अगर आता है पिक्चर्स तो वो चीज तुरंत वहीं पे मतलब क्लिक कर जाए। चल ठीक, 1 मिनट, बस 1 मिनट। सॉरी, वो मेरी मेट जा रही थी। हाँ, तो बेसिकली तूने जो मई वाला एग्जाम था, तेरी लर्निंग उसमें ये थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट्स हो रहे हैं। अब ये वाली मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं करनी। जो मेरा ऑलरेडी मटेरियल बन गया है, मैंने अपने नोट्स प्लस दोस्तों से फोटोकॉपी प्लस इधर उधर से हैंड रिटन नोट्स को पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया है, मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी मेरे दिमाग में बन गई है। अब मुझे बस इसमें से प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ऐड करने हैं, उनको स्टार मार्क करना है, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जी एंड आई सर, एम जी। गुड टू गो। है ना? हाँ तो सर। ठीक है, तो लास्ट 10-15 डेज का क्या प्लान रखा तूने रिवीजन के लिए? सर 15 डेज में मतलब मेरा जैसे स्ट्रेटेजी रहता है कि लास्ट 20 डेज में मुझे एक प्रॉपर रिवीजन लेना है, क्योंकि उसी से ही एग्जाम का रैंक मतलब डिसाइड होगा। पहले कितना ही पढ़ ले, अगर रिवाइज नहीं होता तो वो टॉपिक याद नहीं आएगा। तो मैं डिवाइड करता था। मैं जैसे मेरे लिए एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेम, ये 3 मेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स होते थे, क्योंकि मैं बहुत इजीली उसको भूल जाता था। तो मेरा था कि लास्ट 7 डेज में तो इसको करना ही करना है। फिर उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स को अरेंज करता था, जैसे जो जो एरियाज में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे डर्मा हो गया, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, तो उसको मैं पहले करता था, क्योंकि वो तो
1.5 मंथ से भी ज्यादा तक वो मेमोरी रिटेन रहेगा और उसमें इतना दिक्कत नहीं होगा। फिर मैं 20 डेज में वो करता था, जो नोट्स में पढ़ा हूँ, जब मैं नोट्स पढ़ता था तब तो 20th कॉपी का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैं क्या करता था, साइड में कॉपी में उस नोट से जो वीक पॉइंट्स है मेरे, या फिर वोलेटाइल पॉइंट्स है, या फिर जो रिपीटेड टॉपिक्स है, उसको मैं एक लिखता था, तो वो एक साइड बाय साइड एक कॉपी बन के रेडी हो गया था। तो उस कॉपी को मैं पहले करता था, उसमें से जो मुझे लग रहा है कि चलो समझ नहीं आ रहा है कि और थोड़ा भूल रहा हूँ, उसको मैं मेन नोट से एक बार रिवाइज करता था। लेकिन लास्ट 20 डेज में जितना रिवीजन हो पाएगा, जितना टॉपिक्स कवर हो पाएगा, उतना एग्जाम में बेटर जाएगा, कॉन्फिडेंसली आंसर कर पाएंगे वो सब टॉपिक्स पे। चल ठीक है, तो आई थिंक मोटा मोटा स्ट्रैटेजी तो वो तीन बेसिक पॉइंट जो मैं और आदित्य बार बार बताते रहते हैं यही है कि एक कंसाइज मटेरियल रखो, उसको बार जी बार सर। रिवाइज करो, जी और सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली अगर आईएनआई सीटी आप टारगेट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किंग है, मतलब उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रिपीट भी होते हैं और टॉपिक्स तो डेफिनेटली रिपीट होते ही होते हैं आईएनआई जी में। सर। जी सर। तो फिर तूने चल, फिर यू जॉइन ऑर्थोपेडिक्स, सो व्हाट हैपेंड ऑर्थो पे, क्या हो गया, लाइक व्हाट हैपेंड इन ऑर्थोपेडिक्स, एम्स की सर ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन किया तूने, लाइक वन ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है कंट्री का। ये सर, मतलब ऑर्थोपेडिक्स तो मुझे लेना भी था ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि मैं सोचा था कि मतलब जो एक दो ब्रांच मुझे लेना था उसमें मेरा ऑर्थोपेडिक्स एक प्रायोरिटी में था, और जब मुझे एम्स मिला था तो लाइक आई वाज मच हैप्पी कि चलो ऑर्थोपेडिक्स मिल गया, और वो भी एम्स दिल्ली में। फिर मैं ज्वाइन किया, मतलब ठीक ठाक चल रहा था, बट वो कुछ होता है कि डिपार्टमेंट्स में जो काम रहता है कि जो आप सोचते हैं कि चलो ऐसा होने वाला है, मेरे साथ नहीं हो रहा है। फिर एडजस्टिंग में इश्यूज हो रहे थे डिपार्टमेंट पे लेके, और ऑनेस्टली डिपार्टमेंट पे मतलब वो एक इशू था कि करने के लिए हैंड्स ऑन पे तो नहीं था, लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसके साथ में जो मिलना चाहिए वो भी मुझे लगा कि मेरे यूनिट में स्पेसिफिकली वो सब नहीं हो रहा था, जबकि मेरे अदर यूनिट्स में देखता था वहां पे इतना इश्यूज नहीं थे, मेरे को भी थे जिनको वो सब चीजें अच्छे से मिल रहा था। तो मुझे लगा कि ये मतलब पहले मैं ट्राई किया कोप अप करने के लिए, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मतलब होगा नहीं मेरे से। फिर इन एम्स ऑल्सो देर आर मेनी ऑफ माई एमबीबीएस फ्रेंड्स, दे आर डूइंग पीजी देयर, सम इन मेडिसिन डिपार्टमेंट। फिर उनसे मैंने बात किया, फिर वहां पे मेरे सीनियर्स भी थे, उनसे बात किया, फिर उन्होंने कहा कि अगर तुझे छोड़ना है, अगर तुझे नहीं करना है यहाँ पे, तो जल्दी डिसीजन ले ले, क्योंकि लॉन्ग रन पे एक सीट छोड़ना इतना ही प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जितना लेट करेगा तू फिर और प्रिपेयर करके एग्जाम नहीं लिख पाएगा, फिर तेरे लिए इश्यूज होगा। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जब ये सब हो नहीं रहा है, मेरे से इतने इश्यूज आ रहे हैं, मेरे ऊपर तो आ रहे थे, मतलब कुछ लोग वहां पे एडजस्ट करके वो तो ऑलमोस्ट है, लेकिन मेरे को आ रहे थे, तो मैं फिर अप्रैल में रिजाइन करके वहां से आ गया। ठीक है, तो तूने अप्रैल में रिजाइन किया, जनवरी में ज्वाइन करके, तो फिर तूने मई का एग्जाम दिया होगा। हाँ सर, मई का एग्जाम भी मैंने दे दिया था। तो मई में क्या हुआ? मई का एग्जाम सर, जब मैं अप्रैल में मैं मार्च 31 को घर पे आके पहुंच गया। फिर एक दो दिन मुझे घर पे थोड़ा, मतलब मेरे पेरेंट्स भी, मतलब वही है कि मेरे फैमिली में जैसे कोई मेडिकोस नहीं है, तो वो रिजाइन करना, वो सब एम्स दिल्ली छोड़ के आना, तो वो सब उनको एक बहुत बड़ा बात लग रहा था। तो वो लोग भी थोड़े कंफ्यूज थे कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैं फिर से पढ़ूंगा तो मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं, और मैं अच्छे से ज्वाइन कर लूंगा। तो मैं वही बोलता था, पहले एक दो दिन थोड़े वो कंफ्यूज रहे, फिर वो भी समझ गए। फिर मैंने वही सेम चीज किया, जो मेरे नोट्स बने थे कॉन्सेस नोट्स, अब तो ज्यादा टाइम नहीं था, अब बस वही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे मुझे नोट्स को फटाफट रिवाइज करना था। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे रिवाइज किया, और उसमें ही मेरे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, मतलब मैं हार्डली उन्हें देखा हूँ, इतना देख नहीं पाया, जितना रेसिडुअल मेमोरी था उसके बेसिस पे लिख गया एक एग्जाम। और मैं वाले एग्जाम में अराउंड 789 मेरा रैंक रहा, तो उस पर तो हम्म। मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला था नहीं। हाँ, तो वही तेरे को लगा कि मई वाले एग्जाम में तो रिवाइज नहीं कर पाया, मतलब इवन आपने आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, तब भी रिवीजन लाइक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली एग्जाम से पहले। जी सर, रिवीजन ही मोस्टली की होता है जिसमें, क्योंकि एक बार पढ़ो दो बार पढ़ो तब भी नहीं होता, अगर लास्ट 20 दिन प्रॉपर रिवीजन हो गया तो एग्जाम क्रैक हो जाता है। हाँ वही है, मतलब मैंने भी अपने टाइम पर ये रियलाइज किया कि लास्ट वाले रिवीजन ना बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तब आपकी ना सारी एकदम फ्रेश मेमोरी में आ जाता है सारा, और एग्जाम डे पे रिकॉल बहुत फास्ट होता है फिर। जी सर। जी सर, क्योंकि आईएनआई में मेन फंडा की टाइम का इशू रहता है, 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस। नीट में वो टाइम का इशू नहीं रहता, तो सोच सकते हैं। आईएनआई में आप जितना सोचने पे टाइम दोगे, उतना क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज होते जाएंगे, तो जितना फ्रेशली मेमोरीज आते रहेगा, उतना कम टाइम में क्वेश्चंस बनते जाएंगे। हाँ, तो फिर तूने नेक्स्ट जो नवंबर इस साल का, अभी जो जिसमें 61 रैंक आई है, तूने जी क्या सर। डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज की? क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी में भी डिफरेंट यूज की, थोड़ी रिसोर्सेज क्या डिफरेंट यूज किए, क्योंकि तेरे नोट्स तो पहले के बने हुए ही थे जो जी सर। तूने जी सर। बार यूज किए थे ना, तो वो तो बने जी हुए सर। थे, इस बार तूने थोड़ा डिफरेंट क्या किया? सर मतलब मेरा जो नोट था वो अराउंड 4-5 ईयर्स थोड़ा पुराना हो गया था, और उसको जैसे ही मैंने बार बार पढ़ा था, तो मुझे लगा कि हर जगह से, जैसे मैं आपका और आदित्य सर का वीडियोस देखता हूँ, जैनब मैम का वीडियोस देखता हूँ, तो वहां पे हर कोई बोलता था कि मतलब फर्स्ट एड एक बार कर लिया करो, पूरा नहीं करते हो तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिया करो। तो मेरे पास जैसे एग्जाम का रिजल्ट आ गया था, जून मंथ में मैंने लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था, उस मंथ पे मैं थोड़ा
इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि मैं क्या क्या सही क्या गलत किया, वो साइकिल वैसा चल रहा था। फिर जुलाई से मैंने फर्स्ट एड खोला। फर्स्ट एड मैंने एक बार पूरा रीडिंग कर लिया, तो मुझे अराउंड 1 मंथ से थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि उसमें जब आप पढ़ते हो तो पता चल जाता है कि ये चीज मुझे नहीं पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ के बस रुकना है, ये चीज मुझे पूरा पढ़ना है। तो वो मैंने जुलाई और अगस्त में 10-12 दिन पहले तो वो कर लिया। फिर फर्स्ट एड से लेके मैंने अनोट कर लिया मेरे नोट्स और फर्स्ट एड कंबाइन करके। कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसको मेरे नोट्स में कुछ डाउट्स थे, तो फर्स्ट एड में हो गया। फर्स्ट एड के निमोनिक्स, उसके जो इमेजेस देते हैं, जो क्लैरिटी उसमें मिलता है कुछ कुछ चीजों को लेके, वो मेरे को बन गए। अब जब रिवीजन किया तो वही फर्स्ट एड एक बड़ा काम हो गया। और इस बार के लास्ट 10 डेज 15 डेज के रिवीजन में मैंने फर्स्ट एड को बगल में खोल के रखा और अपना नोट्स रहा। तो जो नोट्स और फर्स्ट एड दोनों मिला के किया, तो उससे ये हुआ कि एग्जाम में ब्रेन में लगता है कि चलो बहुत कॉन्साइजली बहुत बड़ा बड़ा मटेरियल दिमाग में आ गया। हाँ वो है कि थोड़ा कंडेंस फॉर्म में ना काफी कुछ आ जाता है दिमाग में। तो जी सर, जी सर। फर्स्ट एड से पर से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े? सर मैं तो बोलूंगा कि अभी जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी, फार्मा, बायोकेम, ये तीन तो फर्स्ट एड से करना ही करना है। और हम्म। पैथोलॉजी के हिमाट वाला पार्ट भी कर लेना है, क्योंकि उसमें से हिमाट वाला पार्ट, वो जो टेबल बना के वो सारे जो पॉइंट्स वो देता है, वो जनरली नोट्स पे ऐसे ऑर्गेनाइज होके नहीं मिलता, आपको खुद बनाना पड़ते हैं। जबकि वहां पे वो पूरा मिल जाता है, तो उससे आपके दिमाग में वो सेम पिक्चराइज करके मेमोरी हो जाता है, तो एग्जाम में वो सब चीज फटाफट बन जाता है। हाँ वही थोड़ा उसमें ऑर्गेनाइज भी अच्छे से दे रखा है ताकि ना जल्दी भी रीडिंग हो जाती है, रिकॉल भी जल्दी हो जाता है, रिवीजन भी जल्दी हो जाता है। तो जी मतलब सर, मैं जी सर। मतलब मेरा भी यही सीन ही सीन था। तो मैंने नवंबर का अपना एग्जाम दिया था ना, जब मैं इंटर्न था, तो मेरी नवंबर में 187 रैंक आई थी। तो तब मैंने बस फर्स्ट एड से बस बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। जी सर। और आई रियलाइज कि इसमें तो और भी चीजें पढ़ सकते हैं। फिर जब मेरे एग्जाम की रैंक है तब फिर आई रियलाइज कि जो किताब है ना, इसमें एक्चुअली इतना शॉर्ट में इतना सारा कुछ दे रखा है। एक बेस बड़ा अच्छा बन गया था उससे ना। उसमें चीजें फिर मैं ऐड तो मुझे करनी थी, तो मुझे पता था कि इसमें जी चीजें सर। ऐड तो करनी है। तो बट एक जो बेस बन गया था, टेबल्स बन गई थी, निमोनिक्स बन गए थे, उसके ऊपर ऐड करना बड़ा आसान हो गया था। तो मेरी तो ये लर्निंग थी फर्स्ट एड से। इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूँ लोगों को कि अगर किसी के पास कम टाइम है और जल्दी रिवाइज करना हो तो फर्स्ट एड एक अच्छा सोर्स है। जी सर। जी सर। तो एक चीज और पूछूंगा, जैनब मैम के वीडियोस देखे थे? हाँ सर, जैनब मैम का मतलब स्टार्टिंग में, जब मतलब मैं स्टार्टिंग में रिवीजन किया था, तो वहाँ पे मैडम का था मिडनाइट एक्सप्रेस सीरीज जब हाँ। स्टार्ट ही हो रहा था, तो वो हम्म। मैं कुछ कुछ देखा था। तो वहाँ पे मैम मतलब सारे कॉन्साइज करके पढ़ाती थी, और वो वहाँ पे फर्स्ट एड्स के रेफरेंस देती थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो, जब मैं पढ़ता हूँ तो एक्टिवली अगर मैं इससे नोट्स अपना नहीं बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको सुनते भी रहूंगा तो मेरा नोट्स का भी रिवीजन हो जाएगा, और कुछ कुछ वो पॉइंट्स भी मिलते रहेंगे जो मेरे नोट्स में मिस किया हूँ। और जब मैं किया, वो तो 51 वीडियोस थे, उसमें से मैंने मैक्सिमम किए थे, लेकिन जो वीक पॉइंट्स है उसके वीडियोस उससे मुझे बड़े काम आ गए थे। एक्चुअली जैनब की ना ये बड़ी बहुत ही अच्छी बात है कि आप दिन का रात का 1 घंटा बस सुन लो जैनब को। मतलब दिन में आप अपनी स्टडीज करते रहो, अपने नोट्स पढ़ते रहो, बट जी रात सर, जी को सर। 1 घंटा ही इतना गोल्डन घंटा होता है ना। मतलब उसमें जैनब इतनी सारी चीजें बता देती हैं और बहुत ही जी सर। जल्दी से बहुत वीक वीक सब्जेक्ट टॉपिक्स कवर कर लेती हैं। और उसमें मैम ये सब आए नहीं कि जैसे पीवाईक्यूज क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैम बता देती है, तो वो टॉपिक में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, चलो ये मुझे करना ही है। मैम बता दी, मतलब ये पीवाईक्यूज है, तो एक लिस्ट बन गया, फिर सुबह उठो उसको अपने नोट से पढ़ लो, तो वो खत्म हो जाता है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो हाँ मतलब तो तेरी मोटी मोटी स्ट्रैटेजी इस बार तो ये रही कि जो तेरे नोट्स बने हुए थे उनको तूने फर्स्ट एड में कंडेंस कर लिया। जी क्योंकि सर। तेरे नोट्स तूने पढ़ रखे थे कि ये नोट्स हैं, तूने फर्स्ट एड भी पढ़ ली, तो तेरे को पता गया कि इसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या ऑलरेडी दे रखा है इसमें। जी तो सर। जी। 4 सब्जेक्ट्स के लिए तो तूने फर्स्ट एड से ही रिवीजन किया है ना? माइक्रो, हम्म। बायोकेम, फार्मा और हेमेटोलॉजी। यस सर। और हाँ, मेडिसिन सर्जरी कैसे पढ़ी? पढ़ी? सर, हाँ सर, मेडिसिन के लिए ये इशू था कि देखो, मेडिसिन मतलब कोचिंग के जो मेरे जो नोट्स थे, उसमें मेडिसिन थोड़ा डिफ्यूज होके रहता था। तो हम्म। फर्स्ट एड से मतलब मेडिसिन तो पर से ऐसा नहीं मिलता है, हम्म। लेकिन वहां पे मेडिसिन ऑर्गेनाइज होकर सिस्टम वाइज आपको मिल जाता है। तो वहां से जब आप करते रहोगे, तो जैसे पहले फिजियो कर लिए वहां से, फिर उसके बगल में ही रहता है पाथो, फिर उसके बाद मेडिसिन का चीज रहता है। तो वहां से कुछ कुछ चीजें आ जाते हैं। और मेडिसिन में वही है कि अगर पाथो फार्मा पूरे फोकसली किए हो, तो मेडिसिन जब करते हो तो बहुत सारे टॉपिक्स मेडिसिन के फटाफट कवर हो जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक कोर मेडिसिन रहते हैं जो कि और कोई कहीं से कवर नहीं होता, उसको बस करना होता है, फिर मेडिसिन जल्दी से हो जाता है। और सर्जरी के लिए यह था कि जब मैं डैम्स जाता था, तब सर्जरी में रोहन सर आके डैम्स में ही पढ़ाते थे। तब तब हम्म। उनका नोट्स मेरे पास था आधा अधूरा। फिर वो मैरो में आके पढ़ाने लगे, फिर वहां से मेरा नोट्स पूरा कंप्लीट हो गया। और मैं सर का एडिशन 4 वाला नोट्स यूज करता था।
सर का मतलब वो अकेले फैकल्टी थे जो कि इतने कंडेंस फॉर्म में सर्जरी पढ़ाते थे, तो वहां से मेरा सर्जरी ऑलमोस्ट कवर हो जाता था। आई थिंक एडिशन 4 जब आया था तब तो काफी कंडेंस्ड था मैरो का ना, और पुराने लोग वो तो 4 एडिशन 5 यूज कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि मतलब काफी कंडेंस्ड था तब पूरा मैरो ना, तो वो जी इट सर। वाज वेरी गुड टू रिवाइज। तो मेडिसिन के जो कोर टॉपिक्स थे तू बता रहा है जो फर्स्ट एड में तेरे को नहीं मिले, उनको कहाँ से पढ़ा तूने, कोचिंग नोट्स? तो मेरे अपने नोट्स से ही मतलब मैंने किया, वो तो पूरे अपने नोट्स से ही मैंने किया था। पीवाईक्यू से कुछ कुछ इनपुट्स मिलते गए, जैसे वो ईएसआई के गाइडलाइन आ चुके हैं अभी हाइपरटेंशन के, वो मुझे क्यू बैंक करके पता चला था। फिर वो ईसीजी वगैरह में नोट्स पे तो लिखे रहते हैं, लेकिन क्यू बैंक करते हैं तो उससे क्लैरिटी होता जाता है, चलो ये होने वाला है। फिर एबीजी के क्वेश्चंस, वो सब तो नोट्स और क्यू बैंक से ही मेरे मतलब बनते गए। तो उसमें तू अपने या तो अपने नोट में टिक करता गया या अलग से नोटबुक बना ली उसमें अलग से लिख दिया, या फर्स्ट एड में लिख लिया तूने अलग से? सर मतलब मेरे नोट्स होता था, फर्स्ट एड होता था, फर्स्ट एड से मैं फर्स्ट एड पे लिखते गया। नोट से खोला ये टॉपिक है, फर्स्ट एड में साइड में लिखते गया। मतलब अगर जगह नहीं रहता था तो लिख देता था कि मेरे नोट्स पे इस पेज में ऐसा लिखा है, तो फिर मैं जब फर्स्ट एड खोलूंगा तो वो चीज मैं नोट से रेफर कर लूंगा तब। तो चल टाइमलाइन की बात करते हैं, ठीक है? तूने इस बार में यू गेव में आईना दिस ईयर 2022 में, यस तो सर। जून से लेके अभी 13 नवंबर इस तक की टाइमलाइन पूरी बता दे अपनी। सर जून महीने में तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, वो एग्जाम के वो एनालिसिस वो सब में मेरा दिमाग चलता गया, क्यों हुआ, अभी कैसे करूंगा, क्योंकि एग्जाम में मतलब वही लग रहा था कि मेरे नोट्स कहीं पुराने ना हो गए हो, क्योंकि टॉपिक्स तो चेंज होते रहते हैं, अपडेट्स होते रहते हैं, कैसे करूं। तो वो तो पूरा जून महीने उसमें चला गया, उसमें तो मैंने लिटरली इतना कुछ नहीं पढ़ा था। फिर जुलाई से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि जुलाई में जब मतलब मैंने लोगों से बात किया, मेरे फ्रेंड्स लोगों से बात किया, फिर सबके वीडियोस देखे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, वही नोट्स ही करने से ही बेसिक रैंक तो उसी से ही बनेगा। फिर लास्ट में जो थोड़ा ऊपर नीचे रैंक होता है उसके लिए तो अपडेट्स मिल जाएगा, लेकिन बेसिक रैंक तो उससे बनेगा। फिर मैंने नोट्स खोला, जुलाई से नोट्स पढ़ा, और जैसे आपको बोला कि मैं डेली 2-3 आवर्स फर्स्ट एड को मतलब डोनेट करने लगा कि चलो मैं 2-3 घंटा फर्स्ट एड को बैठ के अपना पढ़ूंगा, तो फर्स्ट एड करता था। तो उसमें से कुछ मिल जाता था तो बगल में नोट्स खोल के उसमें वहीं पे नोट्स लेके वहीं पे जोड़ देता था, तो वो मैंने करते रहा। तो वो मेरा अगस्त 15-20 तक तो मेरा वो सीन में पूरा फर्स्ट एड भी खत्म हो गया, और मेरे पारा प्री क्लिनिकल के नोट्स भी उससे मेरे क्या हो गए, कंडेंस हो गए, छोटे बन गए। फिर मैंने अगस्त से टारगेट किया कि सितंबर 10-12 तक मुझे बाकी जितना बचा सब कुछ करना है। तो मेड्स, मेडिसिन, सर्जरी और ओबीजी, ये तीन था कि जो मुझे करना था। तो ये तीन मैंने अपने नोट्स से मोस्टली किया, और उसमें नोट्स के हिसाब से जो मैं छोटी कॉपी जैसे बनाता था उसमें मैंने कंडेंस करते गया क्या क्या मुझे इस वाले एग्जाम के लिए मुझे ऐड करना है। फिर पीट्स के लिए मैंने इतना नहीं पढ़ा, पीट्स में नियोनेटी इंपॉर्टेंट रहता है आईएनआई के लिए, तो मतलब हमें प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैंने नियोनेटोलॉजी थोड़ा किया था, वो थोड़ा डेवलपमेंट वाला थोड़ा पार्ट, और थोड़ा वो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन थोड़ा किया था। फीड्स मैंने नहीं किया था, वो क्यू बैंक से मेरे कवर हो रहे थे। और पीएसएम के बस बायोस्टैट्स मैंने पढ़े थे और थोड़े अपडेट्स पढ़े थे प्रोग्राम्स के। ये दोनों सब्जेक्ट मैंने इतना किया था। और शॉर्ट सब्जेक्ट्स में अनेस्थेसिया और रेडियोलॉजी मैंने एक्टिवली ऐसे कुछ रीड नहीं किया था। अनेस्थेसिया तो मेरे पूरे क्यू बैंक के बेसिस पे मैंने पढ़ा था, और रेडियोलॉजी जैसे मैं मेडिसिन कर रहा हूँ, सर्जरी कर रहा हूँ, तो वहां से मेरे रेडियोलॉजी मैक्सिमम कवर हो गए। और खाली एमआरआई के सीक्वेंसेस वैसे ही कुछ कुछ टॉपिक था जो रेडियोलॉजी आधा घंटा 1 घंटा के लिए मैं पढ़ा हूँ। हाँ, ये बता ना, ईएनटी ऑफ था ऑर्थोडर्मा साइकी। हाँ सर। डर्मा तो करना ही है, डर्मा बहुत छोटा सब्जेक्ट है, अगर 4-5 घंटा कोई ढंग से पढ़ता है तो आईएनआई में 7-8 क्वेश्चन तो पक्का बनेंगे ही बनेंगे। तो डर्मा मैंने पूरा अपने नोट्स को अच्छे से पूरा रीडिंग किया डर्मा में। ऑर्थोपेडिक्स में मैंने डिवाइड किया कि कहाँ से मतलब मोस्टली आता है, एम्स का जो पार्ट होता है। एम्स मतलब उतना उसमें नहीं जाता कि नेमिंग वगैरह में, वो सब व्यूज में वो सब आता था एक पॉइंट पे, लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स में एम्स में वो थोड़ा कम हो गया। तो उसके बेसिस पे मैंने ऑर्थोपेडिक्स को थोड़ा कॉन्डेंस करके किया कि जैसे वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सब मैंने ऑर्थोपेडिक्स से किया, तो 1-2 दिन में ऑर्थोपेडिक्स मेरा बन गया। वो थोड़ा मेरा वीक भी रहता है ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि उसमें इतना नोट्स भी मेरा अच्छा नहीं था, तो वो थोड़ा वहां से मैंने कर लिया। फिर बाकी रहा ईएनटी वगैरह में, वही बहुत लिमिटेड कर रहा, मतलब ईएनटी में ऑडियोलॉजी पार्ट थोड़ा किया, फिर ईयर का थोड़ा एनाटॉमी वगैरह किया। होता तो बहुत कुछ है ईएनटी में, लेकिन मुझे लगा कि अगर ईएनटी ऑर्थोपेडिक्स ये सब में अगर मैं एक एक हफ्ता दे के पढ़ूंगा तो इससे रैंक में तो ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा, 10 क्वेश्चन बनेगा, 10 क्वेश्चन में से 5-6 तो बनेंगे और 2-3 तो ऐसे भी मुश्किल वाले आएंगे। तो इसलिए मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया था। और साइकेट्री के लिए मैंने अपना नोट्स ही रिवाइज किया था, क्योंकि साइकोलॉजी हाँ मैंने पूरा स्किप कर दिया था, साइकोलॉजी सेम्स में अभी तो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आ रहे। साइकेट्री वाला पार्ट मैंने एक बार अपना नोट्स में हाफ डे लगा था, उससे पढ़ा पढ़ा था। चल ठीक है, तो मतलब तेरे पास ऑलरेडी तूने डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज कि भाई माइनर सब्जेक्ट है, भाई पूरा पूरा नहीं आता है, बहुत बेसिक बेसिक ही आता है, कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक्स हैं वही फोकस्ड है। हाँ और सर, आईएनआई का मतलब जितना मुझे लगा कि बेसिक बोले कि पारा प्री क्लिनिकल उसमें से आपको 100 के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अच्छे से हो गए, और वो 100 क्वेश्चंस में गलत होने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि वो डायरेक्ट डायरेक्ट रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्लिनिकल्स में ये है कि उसमें तो गलत होता ही है, कुछ नया अपडेट्स पूछ लिया।
मतलब आईएनआई का बड़ा सिंपल सा है ना, मैं शायद 2-3 बार बोल चुका हूँ अपने वीडियोस में भी कि आईएनआई मतलब फर्स्ट सेकंड प्रॉप आपने पढ़ लिया ना आईएनआई, तो आपका आईएनआई टॉप 100 रैंक आ ही जाएगी। मतलब जी सर, वो तो इतना बिल्कुल सही कहा। फोकस्ड है फर्स्ट सेकंड प्रॉप पे आईएनआई। जी सर। और उसमें स्ट्रेट भी आता है ना, अगर कुछ एनाटॉमी के रिलेशन पूछते हैं तो वो तो कभी चेंज नहीं होने वाला, याद है तो मार पाएंगे, बिल याद नहीं है पढ़े नहीं है तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो एनाटमी का पता, एनाटमी फर्स्ट एड में नहीं दे रखी, क्योंकि एनाटमी कहाँ से पढ़ी? एनाटोमी के लिए मतलब डैम्स का तो मेरा एनाटोमी मैंने क्लास नहीं किया था, तो एनाटोमी के लिए मैंने मेरे फ्रेंड से जो लिया था वो भाटिया के डॉक्टर अश्विनी पढ़ाते हैं, उनके नोट्स मेरे फ्रेंड से मैंने लिया था। और अश्विनी सर के बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं, वो फ्री में हाँ। वीडियोस बना के डालते हैं। तो कैडावरिक डिस्कशन वो सब वहां से मिल गया था, तो वो सब देख लिया था। पहले मैंने एक लिस्ट बना लिया था, हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं पीयूआई क्विज देख के एक लिस्ट बना लेता था कि क्या क्या एम्स पूछता है, लास्ट 5 ईयर्स में क्या क्या टॉपिक्स उसने कवर किया। उसके बेसिस पे मैं अपना एनाटोमी प्रिपेयर किया, और सर का वहां से वीडियो देखता था, फिर उसके एनाटोमी तो निमोनिक वगैरह। और मेरा डेली गोल था कि लास्ट 20-25 डेज में हर दिन 1 घंटा एनाटोमी, मतलब 2 घंटा में देता था एनाटोमी माइक्रो बायोकेम तीनों को मिला के 2 घंटा देता था। 2 घंटा ये दिन मुझे करना है ताकि ये मेमोरी फ्रेश रहे एग्जाम डे तक। चल ठीक है, गुड। तो अब ना लास्ट 20, क्योंकि तूने 20 डेज में रिवाइज किया, लास्ट तेरी लास्ट 20 डे रिवीजन स्ट्रैटेजी थी, तो लास्ट 20 डे रिवीजन स्ट्रैटेजी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तूने कैसे डिवाइड किया सब्जेक्ट्स? अगर 20 डेज हैं तो फर्स्ट 20 डेज, फर्स्ट 5-6 डेज में क्या पढ़े, लास्ट के 7-8 डेज में क्या पढ़ा? सर फास्ट 5-6 डेज में तो मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट्स को एक बार कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये कम टाइम में हो जाएगा और ये रिटेन भी अच्छा रहता है, जैसे डर्मा वगैरह हो गया, साइकेट्री हो गया। जो मेरे जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स थे, वो जो 7 शॉर्ट सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसको मैंने फास्ट 5-6 डेज लगे थे, वो शॉर्ट सब्जेक्ट्स मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था मेडिसिन, गायनी और सर्जरी से, क्योंकि वो तो ऐसा चीज है, अब आज पढ़ो कल वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें थोड़ा मेमोरी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन में। तो वो थोड़ा कूल माइंड पे तो पढ़ना ही पड़ेगा, लास्ट जैसे जैसे डेट आते रहते एग्जाम का, एंग्जाइटी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। तो मैंने उसको पहले कवर कर लिया। उसके बाद फिर मैंने किया पाराब्रिक निकल, मुझे पता था माइक्रो बायोकेम और अनाट तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, लास्ट के 7 दिन उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूंगा तो वो चीज मेरा हो जाएगा। बाकी जो रहा, इधर से पैथोलॉजी रहा, फिर उधर से फिजियोलॉजी रहा, तो उसको मैं हमेशा कंबाइन करके पढ़ता था। मेरा ये था कि एक सब्जेक्ट को मैं एक साथ नहीं पढ़ता था, अगर 2 सब्जेक्ट को मिला लेता था, एक लॉन्ग सब्जेक्ट एक शॉर्ट सब्जेक्ट, सुबह अगर लॉन्ग पढ़ता था तो शाम को शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ताकि वो सब्जेक्ट में पूरा बोर होके उस सब्जेक्ट में फ्रस्ट्रेशन ना आ जाए और इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा बने रहे। और लाइक वाइज सब्जेक्ट को रखता था, एनाटोमी के साथ हमेशा ऑर्थोपेडिक्स को रखा। फिर उसके बाद जब मतलब मैंने ये पैथोलॉजी किया, फिर फिजियोलॉजी का रखा, तो वो साथ में करता रहा। लास्ट 7 दिन को टारगेट तो वही 3 सब्जेक्ट का था, बाकी में मुझे सारा सब्जेक्ट को एक बार देखना था। और गोल था कि एफएमटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लास्ट 10 दिन में एक बार देखना ही देखना है, क्योंकि उसमें से 100% आपका स्ट्राइक रेट हो सकता है, और उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखे होगे तो नहीं देखे होगे तो उसमें सारा चीज एक जैसा लगता है। हाँ, मैंने भी सेम लाइक एफएमटी मैंने आई थिंक 2 दिन पहले पढ़ा था एफएमटी। जी सर। और ईएनटी एक बार मैंने लास्ट जब स्किन किया था, जस्ट द डे बिफोर द एग्जाम। और जो आईपीसी वाले सेक्शन है, एक बार सुबह जिस दिन एग्जाम था एक दिन बस हाँ, वो सर एक लिस्ट तो बन जाता है कि एग्जाम के सुबह जब सेंटर को, मेरा सेंटर मेरे घर से 1 घंटे का दूर था, तो मुझे लगा पता था कि मुझे क्या करना है। एनाटोमी के कुछ इमेजेस मैंने रखे थे मोबाइल पे, स्क्रीनशॉट लेके वो देखना है, प्लस एफएमटी के जैसे आपने बोला सेक्शंस देखना है, और कुछ वो जो स्टेजेस रहते हैं, स्टेजिंग रहते हैं, टीएनएम स्टेजिंग, सर्जरी के और गायनी के कुछ स्टेजिंग मुझे देख के जाना था। तो मुझे पता था 1 घंटे में बस इतना करूंगा, तो मैं रास्ते में बस वही के लिए एक बार पलट के चला गया। हाँ चल ठीक है, मतलब मोटा मोटा तो तुझे पता था कि बेसिकली तूने पीवाईक्यूज कर रखे थे। एक बार एग्जाम भी ऑलरेडी दे रखा था, 2-3 बार दे रखा था इनफैक्ट एग्जाम। तेरे को पता था कि भाई आईएनआई का तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, प्री पैरा यस सर। क्लिनिकल स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, उनको रिवाइजेबल बना लो, बार बार रिवाइज कर लो। तो आपके 100, अगर 100, 110, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं प्री पैरा से, आराम से 100 तो उसमें से हो जाएंगे, हाँ अगर सर। अच्छे से कर रखा है प्री पैरा। और माइनर्स में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेडिसिन तो ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है ना, जनरल मेडिसिन होती है, इंटर्नशिप वाली मेडिसिन, और बस। इमरजेंसी पूछता है। और सर्जरी में भी थोड़ा लिमिटेड ही है, ब्रेस्ट, ट्रॉमा, थायराइड, जीआई में भी अपेंडिक्स, कोलॉन। यस सर। और पीएसएम में बायोस्टैट्स पूछते हैं, ऑब्स गायनी में गायनी ज्यादा पूछते हैं, और पीडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स में नियोनेटोलॉजी हो गया। न्यूरोलॉजी और डेवलपमेंट और इम्यूनाइजेशन। यस तो सर। आईएनआई का तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट सेकंड ईयर ढंग से पढ़ लो, और बाकी हाँ बस सर। 1 महीने में पूरी बाकी एमबीबीएस पूरी 1 महीने में हो जाती है। यस सर। तो चलो और बता फिर, अभी क्या प्लान है, फिर क्या लेने का सोचा है, विच ब्रांच आर यू इंटरेस्टेड इन? सर मतलब जब मैं छोड़ के वहां पे दिल्ली से आया था तो सोचा था कि अभी अगर करूंगा तो अगर रेडियो मिलेगा तो पहले रेडियो उठा लूंगा, अगर ठीक है रेडियो नहीं होता तो जैसे ऑर्थोपेडिक्स कर रहा हूँ वो तो कंटिन्यू करूंगा। तो अभी जैसा मतलब मेरा रैंक है कि मतलब रेडियो तो मतलब 50-50 चांस है, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा।
इवन मतलब तो फिर मेरा अभी सेकंड चॉइस में मैं जा रहा हूँ ऑर्थोपेडिक्स। तो मुझे लग रहा है कि मैं भी इस बार पीजीआई में मुझे ऑर्थोपेडिक्स मिल जाएगा। तो फिर मतलब पीजीआई में मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे मैंने थोड़े इनपुट्स लिए, तो मुझे लगा कि वहां पे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। मतलब अभी कुछ श्योरिटी ऐसा नहीं है कि चलो ये सब्जेक्ट ही मैं ले लूंगा, क्योंकि जैसा मतलब मेरा रैंक है, मतलब आईएनआई का ये है कि सीट्स इतने कम रहते हैं कि स्पेशली यूआर कैटेगरी के लिए तो 50s के अगर नीचे थोड़ा रैंक आ जाता है तो वो तो बीच बीच वाला स्टेज हो जाता है। हाँ, फिर थोड़ा अपने रैंक। रैंक पे तेरे को मिल जाएगी, रेडियो मिल जाएगी, दिल्ली पीजीआई में नहीं मिलेगी, बाकी जगह तो सर मिल इस बार जाएगी। वही है, मतलब डिपेंड करता है कि मतलब दिल्ली पीजीआई में इस बार बहुत ही कम सीट है, यूआर का एक एक सीट ही है। फिर डिपेंड करता है कि एम्स जोधपुर वहां पे कैसे लोग उठाते हैं, उसके बेसिस पे ही कुछ मतलब पेरिफेरल एम्स में बचेगा। बट चल इस बार आई एम श्योर यूल गेट द ब्रांच ऑफ योर चॉइस। कोई भी थोड़ा सा मे बी इंस्टीट्यूट ऊपर नीचे हो जाए तेरा, बट इवन ऑर्थोपेडिक्स पीजीआई जोधपुर ऋषिकेश इन सब की ऑर्थोपेडिक बहुत अच्छी है, मतलब इन केस तू नहीं सर, ऑर्थो। मेरा ऑर्थोपेडिक्स का भी सिंपल है कि पीजीआई डालूंगा, नहीं तो मेरे होम इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में डालूंगा। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स ठीक ठाक है और ये होम इंस्टीट्यूट है, तो मुझे यहाँ पे एडजस्ट में इशू नहीं होगा। अगर पीजीआई मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे अपने घर पे रह के कर लूंगा। हाँ ठीक है, मतलब चल अब क्लियर है तेरा कि क्या करना है। जी सर, जी सर। फाइनली अब तू जनवरी से सेशन ज्वाइन करेगा, and जी सर। well, good luck, all the best, but it's a very tough decision to like leave a PG seat, especially in a central institute, and that too in AIIMS Delhi. And congratulations कि तूने वो big step लिया and पूरा preparation दोबारा कर। It's not easy to like sit again and do the whole PG preparation, बहुत ही frustrating time होता है। नहीं And सर, मतलब लास्ट में मतलब मैं कुछ मतलब मेंशन करूंगा, जैसे आप हो गए, आदित्य सर हो गए, जैना मैम हो गए, ये लोग ऐसे थे कि मतलब ऐसे कि आप लोग एक एक चीज को, जैना मैम फिर भी पढ़ाते, आप लोग ऐसे एक एक चीज पढ़ाते नहीं हो, लेकिन फिर भी जो बूस्ट मिलना चाहिए वो आपके वीडियो से मुझे काफी मिल जाता था। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते थे, वो अभी दिल्ली में वो लोग पीजीज कर रहे हैं, कुछ और फ्रेंड्स रहते थे जो मुझे बूस्ट देते थे। और प्रिपरेशन तो एक ऐसा फेज है, कोई ना कोई आपको चाहिए जो बीच बीच में बूस्ट देते रहे, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आप एक बार वहां पे घुस जाते हो, फिर लो अप और लो फेज तो दोनों रहता है। तो बूस्ट के लिए तो मैं बोलूंगा कि सब लोगों को, इधर आपका, आदित्य सर, सबका वीडियोस को तो एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में वो बूस्टर डोज मिल जाता है कि हाँ चलो ये मैं नहीं कर रहा, अभी यही कर लेता हूँ। मतलब हाँ चलो वीडियो मत देखो, बट मतलब एटलीस्ट अपने फ्रेंड से सीनियर्स के टच में रहो, मतलब बहुत जरूरी होता है कि यू हाँ बी सर, इन टच मतलब उनसे रहोगे तो विद। रियलिटी से एक टेस्टिंग होता जाएगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ तो नहीं करना है, ये चीज मुझे करना ही है। नहीं तो सबसे दूर होके, मतलब हुआ प्रिपरेशन एक बार जब मैं भी किया था मई महीने में, सबसे दूर होके सबसे डिस्कनेक्ट होके पढ़ना, तो उसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप गलत क्या कर रहे हो। हाँ एक्चुअली, और बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड भी ना, पीएमटी की तरह नहीं है कि पीएमटी में 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है अच्छे से पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट्स निकल जाए। इस बार तो भाई 19 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी ना एक जी स्ट्रैटेजी है सर, जी सर। पढ़ने की। और इसमें स्ट्रेटेजाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा, 19 सब्जेक्ट तो किसी को भी याद नहीं रहेंगे। चलो ठीक है फिर राकेश, बड़ा अच्छा लगा तुझसे बात करके, एंड कंग्रेचुलेशंस, एंड वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। होप यू गेट द ब्रांच ऑफ योर चॉइस इन द इंस्टीट्यूट ऑफ योर चॉइस, एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट फॉर सो योर मच सर। एग्जाम। थैंक यू सो मच सर। चल फिर बाय बाय। बाय सर।